हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज की क्लास में हिंदी के बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि किस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। पहला है रसोई घर में तत्पुरुष समास है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, दसमुख द्विगु समास है, सीताराम द्वंद्व समास है। तो बताना है कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो रसोई घर में तत्पुरुष समास है, रसोई के लिए घर सही है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, शक्ति के अनुसार ये भी सही है। सीताराम में वैकल्पिक द्वंद्व है, तो ये भी आपका सही है। यथाशक्ति और दसमुख की बात हो रही है, दसमुख में आपका बहुव्रीहि समास है और इसने दिया है द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग कमेंट में आंसर करिए। महोदय में कौन सी संधि है। सब लोग बहुत जल्दी से आंसर कर दीजिए। महोदय शब्द में कौन सी संधि है। पहला ऑप्शन दिया है दीर्घ, दूसरा ऑप्शन दिया है यण, तीसरा दिया है गुण और चौथा दिया है वृद्धि। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ए ओ अर किस संधि में आता है। गुण संधि में आता है। किस में आता है? गुण संधि में आता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ओ देखेंगे तो किस में तोड़ेंगे? कहेंगे महाधन उदय। क्या कहेंगे? महाधन उदय। तो बताओ संधि कौन सी? महाधन उदय, यानी आ के साथ उ मिलेगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और संधि का नाम क्या होगा? संधि का नाम होगा गुण संधि। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। हर्ष शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं। सही विलोम का चयन करना है। सही विलोम का चयन करना है। खेद, वेदना, दुख, विषाद, चारों ऑप्शन में हर्ष का सही विलोम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। बहुत जल्दी ही आंसर करेंगे। चलिए सबका आंसर लगभग आ गया है। तो हम लोग देखते हैं कि हर्ष शब्द के 4 विलोम में जो सही है वो हर्ष का विलोम विषाद है। क्या है? विषाद। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? डी को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सब लोग कमेंट कर दो भाई, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। तो बता दो भाई कमल का क्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से सभी लोगों ने सही आंसर किया है और इसका जो राइट आंसर है रसाल। क्या है? रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। किसका? ये फल का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची है। ठीक है, रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। बाकी नलिन भी है, उत्पल भी है, राजीव भी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? सब लोग आंसर सही से कर रहे हैं ना? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का अर्थ बताना है। क्या बताना है? अर्थ बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। पहला विकल्प है कंजूसी करना, दूसरा सीमित साधनों से काम चलाना, तीसरा छोटे होकर बड़ा काम करना, चौथा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो बता दिए सब लोग कमेंट बॉक्स में कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद। तो मुझे हमने आपसे कहा था ना कि 2 बार ला आया, 2 बार जा आए, 2 बार ना आए। तो
पहले वाले अक्षर को जो आधा है उसकी जगह पे आधा ता लिख दीजिएगा, हो जाएगा। तो बता दो कौन सा व्यंजन संधि है, कौन सा है व्यंजन संधि है, और ऑप्शन डी सही है। तत् प्लस लीन क्या होगा, तत् प्लस लीन। संधि का नाम क्या होगा, संधि का नाम होगा भाई व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि इसका आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइएगा, साधुओं की संगति छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना, गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो बता दो सब लोग कमेंट करके राइट आंसर क्या होने वाला है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। यानी जिस काम के लिए आप आए थे उस काम को छोड़कर दूसरे काम में लग गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राधा गई होगी, राधा गई होगी, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। भूतकाल के 6 भेद होते हैं और आपको बताना है कौन सा ये राधा गई होगी में कौन सा भूतकाल का भेद है। सामान्य भूत नहीं है, पूर्ण भूत नहीं है, आसन्न भूत, असंदिग्ध भूत। तो मुझे पता है कि सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, करिए बहुत जल्दी से आंसर करिए, फिर मैं चेक करता हूँ क्या राइट आंसर है। राधा गई होगी, क्या बता दो, राधा गई होगी। क्या राधा के जाने की निश्चितता क्लियर है, क्या राधा के जाने का क्लियर है कि गई ही होगी। तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, संशय की अवस्था बनी हुई है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे भाई, संदिग्ध भूत लगाएंगे। क्या लगाएंगे, संदिग्ध भूत लगाएंगे, क्योंकि उसके जाने की संदिग्धता है, क्लियर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृत प्रत्यय जो है संज्ञा के साथ जुड़ते हैं कि सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं कि क्रिया के साथ जुड़ते हैं कि अव्यय के साथ जुड़ते हैं। तो भाई मेरे जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन सा राइट आंसर है। सब लोग बता दो कौन सा राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है पेपर का। कृत और तद्धित 2 प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जो होते हैं वो क्रिया से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ते हैं, क्रिया या धातुओं से जुड़ते हैं। लेकिन तद्धित प्रत्यय किससे जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम से जुड़ते हैं। तो भाई मेरे कृत प्रत्यय क्या है, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो नदी, रोटी, टोपी, दही। तो भाई मेरे सब लोग बता दो कमेंट करके कि इसमें नदी पुल्लिंग है कि रोटी पुल्लिंग है कि टोपी पुल्लिंग है कि दही पुल्लिंग है। तो मेरे हिसाब से सभी का राइट आंसर आ रहा होगा दही। क्या आएगा, दही पुल्लिंग है। क्या है, दही पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पानी पुल्लिंग है भाई, स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, पानी, दूध, तेल, ठंडाई। तो भाई बता दो सब लोग कमेंट करके कौन सा स्त्रीलिंग है। तो मेरे हिसाब से सबका राइट आंसर आना चाहिए डी, ठंडाई। क्या आना चाहिए, डी, ठंडाई आना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ वर्णों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो मैं बता दूं आपसे कि जयचंद यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को इंडिकेट नहीं कर रहा है, समस्त देशद्रोहियों के जाति को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जयचंद जो आया है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, इस वाक्य में रेखांकित क्या है। तो हम बताएंगे विश्लेषण, क्रिया,
क्रिया विशेषण सर्वनाम। तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, या आ जाए हवा धीरे धीरे चल रही है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको लगाना है क्रिया विशेषण, और ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है, क्रिया विशेषण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हम लोग। मुझसे यह काम नहीं हो सकता, कौन सा वाच्य है? तो हमने कहा था कि जब सेंटेंस में ऋणात्मक आए, नेगेटिव सेंटेंस आए, तो वहाँ पे कौन सा वाच्य होता है? सब लोग कमेंट करके बता दो कौन सा वाच्य होता है। भाववाच्य होता है। क्या होता है भैया? भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा हंस बोधक या त्रुटि बोधक का चिन्ह है? तो याद करिए, बचपन में आप लिखते समय कोई चीज़ भूल जाते थे तो नीचे चिपकाते थे हंस बोधक या त्रुटि बोधक, और ऊपर उस शब्द को लिख देते थे। तो बता दो सब लोग कमेंट करके कि कौन सा इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये? डी। सी की बात करोगे तो विस्मयादि बोधक है, ठीक है, एक अर्ध विराम और एक विराम, एक क्या है? अल्प विराम है, ठीक है। चलिए अगली तरफ बढ़ते हम लोग। दिए गए युग्मों में सही युग्म के विकल्प को चिन्हित करें। पास बंधन, पास निकट, पास तारा, पास पलास। कौन सा सही विकल्प है? तो आपने सुना था रामायण में नाग पास मेघनाथ ने बांध दिया था ना राम लक्ष्मण को। तो पास माने बंधन, तो कौन सा बंधन भाई? पहला टिक कर लो, पहला टिक कर लो। क्या होगा? पहला ही टिक करेंगे। पास माने क्या? बंधन। ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। का से मां तक के व्यंजन अक्षरों का नाम क्या है? का से मां तक के व्यंजन अक्षरों का नाम क्या है? तो सब जानते हैं कि का से मां तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो बता दो कौन सा विकल्प है? स्पर्श व्यंजन को टिक कर लेंगे। क्या करेंगे? स्पर्श व्यंजन को टिक कर लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर्चित प्रीति, और परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीत। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो मैंने कहा था कि कारण कहीं और होगा, कार्य कहीं और होगा, तो ऐसी पंक्तियों में आपका असंगति अलंकार होगा। क्या होगा? असंगति अलंकार होगा। तो बता दो भाई मेरे, यहाँ पे दृग उलझती आंखें हैं, टूटते परिवार के संबंध हैं। कह रहा कि उलझती आंखें, दृग आंख का पर्यायवाची है, उलझती आंखें हैं, टूटता परिवार का संबंध है। और जुड़ता कौन है? चतुरों के प्रीत जुड़ते हैं, चतुरों के मन जुड़ते हैं। और परत गांठ दुर्जन, और गांठ कहाँ पड़ रही है? दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया आपको? कि कारण कहीं और है। अगर उलझती आंखें हैं तो टूटना आंखों को चाहिए। अब अगर टूटती आंखें हैं तो जुड़ना आंखों को चाहिए, लेकिन सब कुछ अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार लगाएंगे? असंगति अलंकार लगाएंगे। यानी कारण कहीं और, कार्य कहीं और, वहाँ पे असंगति अलंकार होगा। विभावना में बिना कारण के कार्य होगा तो कौन सा होगा? विभावना अलंकार होगा। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर करे कर्म करे बिन विधनाना। यानी बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधनाना। यानी यहाँ पे बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कान के सुन रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना हाथ के कई काम कर रहा है, तो विभावना अलंकार होगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा में मन मानो मनहु, जन जानो जनहु, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ये को शूल। निज भाषा उन्नति, भाई कौन सा छंद है? तो लगाओ मात्रा। नी पे एक मात्रा, जा पे एक मात्रा, दो हो गया। भाषा और सा दोनों पे दो दो, चार हो गया। चार दो छः, उन्नति पे छोटा ऊ पे दो, चार दो छः, दो आठ, नौ दस, और आ पे एक 11, और हा पे दो 13, यानी दोहा है। पहले चरण में 13 मात्रा, मतलब क्या? दोहा। आप कॉपी पे लिख के लगा लेना हमारे भाई, दोहा ही आएगा, ठीक है। 13 11 13 11। दोहा की पहचान क्या होती है? 4 चरण होते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद है,
पहले और तीसरे यानी विषम चरण में 13-13 मात्रा, दूसरे और चौथे यानी सम चरण में 11-11 मात्रा, कुल मात्राओं की संख्या आपकी 48 होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, बिल्कुल सही है। रति कामदेव की पत्नी थी। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जहां पे नायक और नायिका के बीच मिलन होता है। संयोग श्रृंगार जहां पे अलगाव होता है, वियोग श्रृंगार। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना था। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो शांत रस है। स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। आगे रौद्र रस, रौद्र रस क्रोध स्थायी भाव होता है। क्या होता है? क्रोध स्थायी भाव होता है। और ये जो विभक्त रस का स्थायी भाव उत्सलता दिया, ये गड़बड़ है। विभक्त रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है, तो यही तो गड़बड़ है। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लो, ये गड़बड़ है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही शानदार सवालों को लिया, लगभग सभी टॉपिक के सवाल थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आपको बहुत फ़ायदा मिला होगा। तो हम लोग इसी तरह से और भी क्लास लेके आएंगे और आप लोग लगे रहिए, जुड़े रहिए। बहुत ही काम का है ये प्रैक्टिस सेट। सुबह बैठ के बिस्तर में आप आराम से चीज़ों को पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हिंदी में, वर्ड पावर स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा आपको हिंदी में मार्क्स नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरह के एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आने वाले किसी भी एग्जाम में, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।